दोस्तों, आज हमारे बीच CGN पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य विश्वम्बर शुक्ल जी विराजमान हैं। बहुत बड़े साहित्यकार हैं, नए नए प्रयोग करते हैं और आज ट्रू मीडिया माध्यम से आपका हम साक्षात्कार लेना चाहते हैं। तो शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ा हर्ष है कि आप ऐसा अवसर हमें प्रदान कर रहे हैं अपनी बात रखने का। बहुत स्वागत है आपका। तो शुक्ल जी, पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जीवन यात्रा, जो आपकी जीवन यात्रा है, वो किस प्रकार प्रारंभ हुई, शुरू से लेकर किस किस स्थान पर आपने कार्य किया, क्या क्या कार्य आपने किए, आपके कार्य क्षेत्र क्या रहे? देखिए, गांव से कस्बे की ओर, कस्बे से नगर की ओर, नगर से महानगर की ओर, यही हमारी प्रगति यात्रा होती है। और ऐसे ही कुछ हमारे साथ रही। गांव के परिवेश में जन्मा, खेला, गांव की माटी में खेल कूद के साथ आगे बढ़ा। लेकिन प्रारंभ से ही अंत्याक्षरी का, साहित्यिक कविताएं सुनने का प्रारंभ से ही शौक़ था। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब मैं हाई स्कूल की कक्षा तक पहुंचा तो संभवतः सारे उपन्यास, रवींद्रनाथ, जितने भी उपन्यास बड़े बड़े साहित्यकारों के थे, प्रेमचंद जी के, या और तमाम साहित्यिक सब कुछ मैंने पढ़ा लेते उपन्यास। और सबसे पहले तो बचपन में मुझे कल्याण पढ़ने का बहुत शौक़ था और उस पर तमाम मुझसे परिचर्चाएँ की जाती थी। धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता चला गया और उसके बाद मेरा झुकाव साहित्यिक गतिविधियों की ओर हो गया। मैं रचनाएं लिखने लगा, अखबारों में, बाल पत्रिकाओं में, बाल मंच के नाम से कुछ प्रसिद्ध अखबारों में मेरी रचनाएं छपने लगीं। और फिर जब मैं लखनऊ पहुंचा हूं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए, इंटरमीडिएट के अध्ययन के लिए, तो उस समय वहां जाकर एक विशेष अवसर मुझे मिला। मैंने अंत्याक्षरी में और वाद विवाद प्रतियोगिता में जो स्थान जीतने शुरू किए, पुरस्कार मिले, आगे और बढ़ता मैं चला गया। सबसे पहला पुरस्कार जो मुझे मेरे जीवन की यादगार है वो प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री अमृतलाल नागर जी के हाथों से मिला था। बहुत बड़े हस्ताक्षर थे। तब मैं न उनके महत्व को जानता था, न मैं ये जानता था कि साहित्यिक उपलब्धि क्या ऐसी भी कोई हो सकती है, ये मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं तो फर्स्ट ईयर का प्रथम 11वीं का छात्र था। और उसके बाद फिर कवि गोष्ठियों में गए। यहाँ लखनऊ के प्रसिद्ध कवि शिव सिंह सरोज जी ने हमें आगे बढ़ाया। अमृतलाल नागर जी, भगवती चरण वर्मा जी, इनसे मुझे निकटता पाने का सौभाग्य मिला। और इनके संपर्क में मैं कई जगह गया, कवि सम्मेलनों में, कवि गोष्ठियों में। धीरे धीरे मैंने अपनी पैठ बनानी शुरू की। एक साहित्यिक आंदोलन चला था, अगीत आंदोलन, जिसमें एक नई प्रकार की कविताओं को जो नए ढंग से प्रस्तुत करने का एक नज़रिया देखा जा रहा था, नई दृष्टिकोण से रखा जा रहा था। मैंने उसमें धीरे धीरे अपना पांव जमाया और 5 प्रारंभिक जो उसके प्रतिष्ठित हस्ताक्षर थे उनमें एक मेरा भी नाम सम्मिलित किया गया। आगे चलकर फिर मेरी रचनाएं जहाँ तहाँ आने लगीं, कवि सम्मेलनों में मैं जाने लगा। मैंने अखबार में व्यंग कॉलम लिखे। स्वतंत्र भारत नाम का एक प्रसिद्ध अखबार लखनऊ का है, अभी भी छपता है, तब बहुत लोकप्रिय था और अकेला अखबार था। बेधड़क बनारसी जी के बाद मैंने बहुत दिनों तक काँव काँव नाम का व्यंग कॉलम उसमें लिखा। और अब मैं देखता ये हूँ कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। मैं पहले कहा करता था, तो आपकी आदत बन गई। मुझे कहा गया था, मैं पहले कहा करता था कि मुझे कोठरी में बंद कर दो, हाथ में कागज़ और कलम दे दो, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं बहुत दिनों तक बंद रह सकता हूँ, लेकिन लिखूँगा और कुछ न कुछ लिखता रहूँगा, कुछ न कुछ सोचूँगा और लिखूँगा। यही मेरी भावना रही है और आगे भी यही करने का सोचता रहता हूँ हमेशा। और साहित्य को आप समाज से कैसे जोड़ते हैं? मैं ये महसूस करता हूँ कि साहित्य को समाज से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता।
बहुत पहले लोग कहा करते थे, मैं सुना दोनों करता एक था। दूसरे के पूरक। ये बिल्कुल पहले कहा करता, लोग सुनते थे, कहते थे, मैं सुनता था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, निबंध लिखने को आता था। बिल्कुल, अब मैं महसूस बिल्कुल। करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि कि वाकई। आप जो कुछ देखते हैं वही तो लिखते हैं। बिल्कुल। आपकी संवेदनाएं कहाँ से आती हैं? बिल्कुल। संवेदनाएं क्यों देखते आपके आसपास से, आपके बीच से आती हैं, आपके परिवेश से आती हैं। और आप किसी भिखारी को देखते हैं सड़क पर भीख मांगते हुए, किसी को गरम दोपहरी में आइसक्रीम बेचते हुए देखते हैं, किसी बच्चे को आप कविता लिख देते हैं, आप लेख लिख देते हैं। तो ये जो संवेदना है, ये जो अनुभव हैं, ये आपको साहित्य से मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि साहित्यिक गतिविधियों के बगैर कोई भी लेखन समृद्ध हो ही नहीं सकता। वो लेखन है ही नहीं, विशुद्ध कल्पना होगी, और केवल कल्पना का कोई अर्थ नहीं जब तक उसका वास्तविक रंगभूमि से कोई जुड़ाव ना हो। और एक मुक्तक लोक मंच आपने स्थापित किया है, जो बहुत जोर शोर से इस समय फेसबुक पर और सभी स्थानों पर जिसकी चर्चा होती रहती है, बहुत से लोग उससे जुड़े हुए हैं। उसके बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि मैं जानना चाहती हूँ कि उसमें आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने की आपकी योजना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रशस्ति के लिए मैं मुक्तक लोक की ओर से आपका नमन करता हूँ। वास्तव में मुक्तक लोक एक सामान्य जन की सोच है। मैं ये कभी किसी ने कहा था कि कहीं कंकड़ फेंक दोगे तो आपको जहाँ जहाँ कंकड़ गिरेंगे वहाँ वहाँ एक कवि होगा, ऐसा कहा गया था। तो ज़रा उसी ढंग से सोचिए, बहुत से लोग लिखना चाहते हैं, लेकिन अपने को व्यक्त करना चाहते हैं, वे उन सबको मैं मुक्तक लोक से जोड़ना चाहता हूँ। जो लोग 2 पंक्तियाँ सही नहीं लिख सकते थे, आज वो बहुत अच्छे अच्छे मुक्तक लिख रहे हैं, बहुत अच्छी रचनाएँ लिख रहे हैं। पूरे देश से, विदेशों से, जर्मनी, अमेरिका, अफ्रीका और कनाडा, तमाम देशों से, इंग्लैंड से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश भर के विभिन्न अंचलों से लोग जुड़े हुए हैं, और वे मुक्तक लिख रहे हैं। लेकिन मुक्तक ही नहीं लिख रहे हैं, मुक्तक लोक एक ऐसा मंच है जिसमें हम विविध रचनाओं को भी आयाम देते हैं, उन सब को स्थान देते हैं। समय समय पर उनके अनुसार ये समारोह विभिन्न आयोजित होते हैं, लोग सहभागिता करते हैं। और जैसा कि मैं अभी मैंने कहा कि समाज से जुड़ाव जरूरी है, तो मुक्तक लोक वास्तव में एक ऐसा मंच हमने देने की कोशिश की है कि जिसमें लोग सहज होकर, बिल्कुल निश्चल होकर अपनी लेखनी का उपयोग करें। कोई भी सुग्राह्य रचना लिखें, कुछ भी ऐसा लिखें जो लोगों को समझ में आए, लोगों के मन में ललक उठे कि हाँ, कुछ कार्य हमें करना चाहिए, कुछ कार्य हमें लिखना चाहिए, लेखन के प्रति लोगों का रुझान हो। कुछ लोग मुझे क्षमा करेंगे, आज आभासी दुनिया में तरह तरह की बातें आती हैं। कहीं कोई कुछ देख रहा है, कोई जाने कैसी कैसी पिक्चर देख रहा है, कोई किसी प्रकार के संदर्भ ढूंढ रहा है, लेकिन हम उन सब लोगों को तो नहीं, जो कर सकते हैं, जिनका जरा सा भी रुझान है, उन सबको हम साहित्य की ओर ले जाना चाहते हैं, सहज साहित्य की ओर, सुग्राह्य साहित्य की ओर, सुगम साहित्य की ओर। और इसी दृष्टिकोण से हमने एक नया आंदोलन और शुरू किया है, वो है गीतिका का आंदोलन। ये जो गीतिका है, ये न तो पुराना गीतिका छंद है, और ये न गीतिका, ये गजल है। गजल जैसी जरूर है, गजल की मौसेरी बहन है, गजल नहीं है गीतिका। गीतिका गजल जैसी है, लेकिन उन क्लिष्ट नियमावली से नहीं बंधी है, बिल्कुल सहज अभिव्यक्ति है। जैसे नदी का झरना होता है, जैसे नदी भरती स्वच्छंद बहती है, बस थोड़ा सा संयमित रहे, लयात्मकता हो, मात्रा बाहर सही हो, गेयता हो, और गीतिका सरल सहज रूप से बहने लगती है। उसी को आगे हम बढ़ाना चाहते हैं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और ट्रू मीडिया के माध्यम से आप नए उभरते हुए साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये देना चाहेंगे कि बोलचाल की भाषा को प्रयोग करें, समाज पर अपनी लेखनी को केंद्रित करें, अपनी आँखों को खुला रखें, और अपने दिल हृदय के पटल पर ये सोच कर अंकित करें कि जो कुछ हम करेंगे वो समाज के काम आए। एक रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए रचनाकार की, साहित्यकार की। इसके लिए क्लिष्टता का आवरण कतई जरूरी नहीं है। व्याकरण की क्लिष्टता दूर होता बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सहजता जरूरी है, लयात्मकता जरूरी है, और समाज के प्रति जिम्मेदारी, दायित्व तो आवश्यक है। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार सरल सुबोध रचनाओं का
मुक्तक लोक में हम आग्रह करवा रहे हैं इनके द्वारा, और मुक्तक लोक के माध्यम से इन्हें इतनी रचनाएं प्राप्त होती हैं और उसके साथ साथ तुरंत प्रतिक्रिया भी प्राप्त होती है उन रचनाओं की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात है कि प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है और लोग प्रसन्न होते हैं, और उसके कारण लोग आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, और इसका श्रेय जाता है शुक्ल जी को। तो शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ट्रू मीडिया में पधारने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा जोशी जी, और ट्रू मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन आपको। तो दोस्तों, सिलसिला जारी रहेगा। देखते हैं अगला साक्षात्कार।